गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नंदी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज कक्षा 11वीं के अध्याय में हमारा पाठ चल रहा है जैविक प्लांटिंग। इसका आपने कल इसका टॉपिक पढ़ा था अनावृतबीजी पौधे क्या होते हैं। आज इनके बारे में इनका अर्थ महत्व पढ़ेंगे और अनावृतबीजी पौधों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ये दो टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। अनावृतबीजी पौधों का आर्थिक महत्व देखिए, साधारण से बात करें इनका आर्थिक महत्व कहा जाए तो अनावृति पौधे संसार के अधिकांश स्थानों पर पाए जाते हैं। यानी संसार में बहुत ही कम ऐसे स्थान हैं जहाँ पर यह पौधे नहीं पाए जाते, लगभग हर जगह यह पौधे पाए जाते हैं। तथा इनका सबसे अधिक उपयोग लकड़ी की जो हमारी लकड़ी होती है उपयोगी लकड़ी के रूप में किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इसके बाद इसका सेंटो देवदार की जो देवदार की लकड़ी होती है वो पाइनस या ड्राइवर वो उसकी चीड़ की लकड़ी प्राप्त की जाती है। माइकस या रियोलेटर के तने से साबूदाना प्राप्त होता है। साबूदाना जिसे हम खीर के रूप में उपयोग करते हैं, मार्केट में आता है। वास्तव में एक पौधे से निकलने वाला एक द्रव होता है, उस द्रव से बनाया जाता है। किस पौधे से निकलता है ये आप ध्यान रखना। से निकलता है आपका साइकस सेबुलोटा पौधा होता है, उससे एक द्रव्य पदार्थ निकलता है, उसे साबूदाना प्राप्त होता है। पाइनस जीरोडोना इसके बीच का चिलगोजा कहा जाता है जो बहुत पौष्टिक होता है और तथा सूक्ष्म फल की तरह उपयोग किया जाता है। साइकस या राफाई के बीच का अंडाशय द्वीप या समूह मनुष्य की बहुत सी सब्जियों में उपलब्ध होता है। अबीज या बलमेया से प्राप्त रेंजिन का उपयोग कनाडा या बलासम के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कनाडा में होता है, लकड़ी के रूप में होता है। इसके बाद तारपीन का तेल भी इसी से प्राप्त होता है। इसका तारपीन का पाइनस पौधे से प्राप्त होता है। इस तरह के इसके आर्थिक महत्व है। आर्थिक महत्व इसका देखिए वर्गीकरण। अनावृतबीजी जो पौधा है इसके वर्गीकरण को अगर देखा जाए तो इसके वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया है। देखिए, अनावृत पौधों का वर्गीकरण शुरू से ही विवादों का विषय रहा है। शुरू से ही जो एक वैज्ञानिक बात यह है, सबने अपना मत दिया तो विवादों में रहा, क्योंकि इसके कुछ कणों का वंश केवल जीवाश्म के रूप में ही जाता है। यानी इसके जो गण हैं वो सिर्फ जीवाश्म के रूप में जाने जाते हैं। बेथर ने 1862 से 83 के समूह का जो आकृति बीजों को द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री के समक्ष माना था। इन्होंने करने और आपके बेथर ने सबसे पहले क्या हुआ, इन्हें एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में बांटा था सर्वप्रथम। फिर बाद में इन्हें क्या हुआ, इन्हें फिर 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। देखिए, बीजी पौधों का फॉन्डरस गैप देखिए, पहला वर्ग में क्या हुआ, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री और अबीजपत्री। ठीक है। इसके बाद कुल में क्या हुआ, इसके जो द्विबीज अनावृत था इसे 3 भागों में बांटा गया, साइकेट्सी और आपका कैनेड्रेट और नेटेसी। ऐसे 3 भागों में अनावृत पौधों को बांटा गया। तो देखिए, पहला वर्ग आपका साइकेटिफस है। जो साइकेटिफस है इसमें देखिए इस वर्ग के सदस्यों के तने विकसित होते हैं। ठीक है। तने कास्ट या मोजाइकिक होते हैं। जो तने रहते हैं वो या तो काष्ठीय होते हैं या बहुत छोटे होते हैं। साधारणतः गुरु बीजाणु पाए जाते हैं, या उदाहरण के लिए साइकिल, यानी इनके जो फल हैं या बीज हैं वह गुरु बीजाणु में आते हैं। वर्ग कैनोफेस्टा, जो कैनोफेस्टा है इसको भी कैनोफेस्टा में जटिल बीजाणु उतारे आते हैं। इसका अगला वर्ग है आपका नेटिसेप्टा। इस वर्ग के सदस्य अनावृतबीजी में सबसे अधिक विकसित होते हैं, यानी अधिक जगह पर इनके विकसित होने की संभावना पाई जाती है। इसके अनावृतबीजी व आवृतबीजी के बीच एक कड़ी मानी जाती है। इन्हीं को आवृतबीजी और अनावृतबीजी के बीच का माध्यम या कड़ी मानी जाती है। किसको, वर्ग आपका जो तीसरा है नेटोसेप्टा को। और इसके जाइलम में जो वाहिनिकाएं होती हैं इनके अतिरिक्त वाहिकाएं भी पाई जाती हैं। जो फ्लोएम खनिज लवण के स्थानांतरण के लिए जो इसमें वाहिका पाई जाती है, इनके अतिरिक्त भी इसमें वाहिका पाई जाती है। उदाहरण के लिए नीटस
एम्फेडा आदि उदाहरण है जिसमें वाहिका पाई जाती है। इसका काम प्रमुख काम अनावृत बीजी आवृत बीजी दोनों के गुणों को प्रदर्शित करना है, इसलिए इसे दोनों के मध्य की बीच की कड़ी कहा जाता है। तो ये तो इसका वर्गीकरण हो गया। वर्गीकरण वैसे दो भागों में बांटा गया, एक बीजपत्री है, दो बीजपत्री है। फिर बाद में इसमें व्यवहारित हुए एक फिर अनावृत बीजी भी बांटा गया, फिर अनावृत बीजी को फिर तीन भागों में बांटा गया। इस प्रकार इसका वर्गीकरण तीन भागों में किया गया, दो बीजपत्री, एक बीजपत्री, अनावृत और अनावृत को फिर पुनः तीन भागों में बांटा गया, आपका निटोपेस्टा और आपका निटोपेस्टा वर्ग, साइटोपेस्टा और वर्ग कॉनिपेस्टा। ऐसे आपको अनावृत बीजी को तीन भागों में बांटा गया, जिसमें इनके तने की आकृति के आधार पर बांटा गया। तो ये हमारा वर्गीकरण इसका खत्म होता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आवृत्ति बीजी का आता है। जो आवृत्ति बीजी होता है, तीसरा जो हमारा टॉपिक है आवृत्ति बीजी। जो आवृत्ति बीजी है वो इससे विपरीत गुण दर्शाता है अनावृत्ति बीजी से। हमने भी अनावृत्ति के बारे में पढ़ा है, कल से आज इसके दो टॉपिक तीन टॉपिक पढ़ लिए हमने अनावृत्त बीजी के बारे में। आज हम आवृत्ति बीजी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आवृत्त बीजी अथवा पुष्प पौधों के अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिनमें बीज फलों के अंदर पाए जाते हैं, यानी वह समस्त पौधे जिनके बीज हम फल खाते हैं, फलों के अंदर से निकलते हैं। यानी सीधी सी बात, फल के जो कवच रहता है अंदर के खोल में पाए जाते हैं, बाहर खोल में नहीं पाए जाते हैं, उन्हें आवृत्ति बीजी कहा जाता है। जैसे आपका अमरूद आप सब लोग खाते हैं, उसमें बीज निकलते हैं। सेब बीज आपका क्या है, आवृत्ति बीज है। अनावृत्ति बीज के बारे में मैंने पढ़ा चुका हूँ, एक बार बोला। अनावृत्ति बीज में वह पौधे आते हैं जिनके बीज फल के अंदर नहीं पाए जाते, वो अनावृत्ति बीज में। तो आज आवृत्ति बीज पढ़ेंगे, यानी किसके बारे में, जिसके बीज फलों के अंदर पाए जाते हैं। आवृत्ति बीज पौधों के अंडाशय काफी विकसित रूप में पाए जाते हैं। इनमें अंडाशय काफी विकसित रूप में पाया जाता है। उन्हीं अंडाशय के कारण इनका बीज का निर्माण फल के अंदर ही होता है। देखिए, आवृत्ति बीजी के पौधों का प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, जिन्हें आप किस प्रकार पहचान सकते हो, गुण या विशेषता, जिससे हम एक पौधा हो या कोई भी हो उसके कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं जिससे उसकी पहचान होती है। ऐसे आवृत्ति बीजी की कुछ विशेषता है जिससे उसकी पहचान होती है। देखिए, इस आवृत्ति पौधे में विभिन्न प्रकार के आवासों में पाए जा सकते हैं, यानी आपको इसमें जलीय, स्थलीय, मरुद आदि, यानी जल में जलीय पौधों में भी ये पाए जाते हैं, मरुभूमि में यानी रेगिस्तान वाले में पाए जाते हैं, और स्तर सामान्यतः जो स्तर पे पाए जाते हैं उनमें भी ये पौधे पाए जाते हैं। दूसरा, इनका मुख्य शरीर यानी इनकी बनावट किस प्रकार होती है, तो इनका शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभक्त होता है। वो तो हमने अभी कल अनावृत्ति बीजी में पढ़ा था कि ये दोनों के कॉमन है, यानी जड़, तना, पत्तियां में इनका शरीर विभक्त है। परिपक्व होने पर पौधे पर क्या होता है, पुष्प लगता है, और पुष्प के अंडाशय से फिर क्या होता है, इसमें पुष्प की वही एक लिंगीय और दो लिंगीय, यानी इसमें पुष्प जिसमें एक ही पौधे में या तो पाए जाते हैं नर और मादा, तो फल का निर्माण हो जाता है, या दो पौधों में नर और मादा के संयुक्त के परागण की क्रिया से इसमें क्या होता है, अंडाशय का विकास हो जाता है। पुष्प लगते हैं जिसके फल एवं बीजों का निर्माण होता है। तीसरा पॉइंट, संबंध एवं उतक फूलों के रूप में पाए जाते हैं। इसमें जो संबंध एवं उतक संबंध फूलों के रूप में पाए जाते हैं, जाइलम वाहिकाएं के रूप में पाए जाते हैं, तथा फ्लोएम चलने वाली नलिकाएं एवं कोशिकाएं में पाई जाती है। फ्लोएम होता है चलने वाली कोशिकाएं, यानी पौधों के मध्य कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी शरीर के अंदर विभिन्न भागों में जो गतिशील रहती हैं, फ्लोएम उसके रूप में पाया जाता है। और स्थलीय जो आपका जाइलम होता है वो स्तर वाहिकाओं के रूप में पाया जाता है। अब देखिए, इसका निर्माण पुष्प पौधे के जनक अंग है, यानी पौधे का जनन अंग, ठीक है। जैसे और जानवर होते हैं उसी प्रकार पौधों का जनन अंग इसमें पुष्प को माना गया है। जनन अंग है जिसमें पुंकेसर पाया जाता है, नर जननांग अंग तथा अंडक, मादा जननांग अंग जो होता है, जो
जननात्मक अंग कहलाता है। यानी अंडाशय, ठीक है, जो मादा का रहता है वो अंडाशय कहा जाता है और इसे पुंकेसर कहा जाता है। इसको नर को इसे पुंकेसर कहा जाता है, उसे पुगम, पुगम यानी अंडाशय, अंडाशय के ऊपर होता है पुगम। तो अंडाशय और पुगम पाए जाते हैं। पुंकेसर अथवा लघु बीजाणु धमनी मुख्यतः दो भागों में मिलकर बना होता है। कौन कौन से? तंतु एवं परागकोश। जो इसका पुंकेसर होता है यानी लघु बीजाणु, बीज धारण करने वाला जो सबसे छोटा भाग होता है उसका पुंकेसर। पुंकेसर भी दो भागों में रहता है, आपका फिलामेंट, लावा यानी तंतु, और दूसरा आपका परागकोश, जहाँ परागकोश का निर्माण होता है, जहाँ पराग बनते हैं उसे परागकोश कहा जाता है। वो परागकोश बनकर उससे परागकण निकलते हैं, वायु या कीटों के माध्यम से जो मादा पौधा रहता है उसमें लाते हैं, उसके अंडाशय पे, और उससे क्रिया करते हैं और अंडाशय के द्वारा एक नए फल का निर्माण होता है और फल में बीज। अंडा एवं गुरु बीजाणु धानी तीन भागों में बटा रहता है, जो अंडाशय और वर्तिका एवं वर्तिकाग्र, और अंडक में बीजाणु, गुरु बीजाणु का विस्तार। यानी जो मादा में रहता है अंडाशय, जो जिसे कहा जाता है आपका यानी गुरु बीजाणु धानी, जिससे निर्माण हो अंडक तीन भागों में बांटा रहता है, आपका वर्तिका, वर्तिकाग्र और बीजाणु। यानी देखिए जिसमें बीज का निर्माण होता है, वर्तिका जिसमें जहां से शुरू होता है, आप चित्र में देखना इसको, ठीक है, वर्तिका और वर्तिकाग्र के आगे का हिस्सा होता है वर्तिका, जहां पर यह क्रिया होती है। यानी पुष्प का है, आप उसमें देखेंगे गुड़हल का पुष्प देख सकते हैं, उसमें उसके बिल्कुल मध्य में इस तरह की बहुत डंडी पाई जाएगी, ठीक है। उसके ऊपरी हिस्से में जो वर्तिका रहती है, जो वर्तिकाग्र रहता है, यहाँ पर कोई कीट आता है, परागकण आता है, यहाँ क्रिया होती है, इसके बाद यह धीरे धीरे जाता है, यहाँ पूरा अंडाशय रहता है, यहाँ अंडाशय में फिर बीज का निर्माण होता है। तो ये वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडक तीन भागों में अंडाशय को बांटा गया है। इसके बाद आपका सातवां पॉइंट आता है परागकण की क्रिया में परागकण अंडक की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। मैंने बताया परागकण कहाँ पहुंचे? वर्तिकाग्र पर, यहाँ पर से क्रिया करके आपके अंडक में जाएंगे। अगला इसमें 8वां पॉइंट है लघु बीजाणु अंकुरित होकर नर युग्मक भेद का निर्माण करते हैं, और लघु बीजाणु क्या करते हैं? अंकुरित होकर, अंकुरित कहाँ होते हैं? ये यहाँ अंकुरित होते हैं, अंकुरित होकर धीरे जाते हैं। यह क्या करते हैं? अंकुरित होकर नर युग्मक भेद का निर्माण करते हैं। बीजाणु में क्रिया से जो गुरु बीजाणु से मादा युग्म भेद तथा भ्रूण कोष उत्पन्न होता है, और उत्पन्न होने से जो 8 कोष्ठों में बटा होता है, या इसे थैलेनुमा संरचना कहा जाता है। 8 कोष्ठीय संरचना होती है, उसमें बटा होता है। 10वां पॉइंट है इनमें स्त्री धानी का अभाव होता है, उसकी जगह एक अंड कोशिका पाई जाती है। स्त्री धानी नहीं पाई जाती है, अंड कोशिका पाई जाती है, ठीक है, जो 2 सहायक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। निषेचन की क्रिया पराग नलिका द्वारा होती है। ये पराग नलिका है, ठीक है, इस पराग नलिका द्वारा निषेचन की क्रिया होती है। तो ये आपका आवृत्तिबीजी का प्रमुख विशेषताएं हो गई। इसके बाद आवृत्तिबीजी के आर्थिक महत्व हम कल पढ़ेंगे, और इसका मैं आप अनावृत्तिबीजी, आवृत्तिबीजी में अंतर, ये तीनों मेन टॉपिक हैं, इन पर कल चर्चा करेंगे। आज वर्तिका क्या है इसके बारे में बता दिया, अनावृत्तिबीजी पौधों का वर्गीकरण, अनावृत्ति पौधों का आर्थिक महत्व। इससे संबंधित कोई भी समस्या विद्यालय में आई है तो और जानकारी दीजिए। धन्यवाद।